हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सिविल सर्विस स्टडी यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज की डेट है 25 जुलाई 2020 और हम आज के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो डिस्कशन से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि आज हम पीडीएफ नहीं बना पाए कुछ रीजंस के कारण। तो आज हम नोट्स से ही डिस्कस करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने बेहतर तरीके से मैं आपको ये नोट्स समझा पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो आज की जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विद काकरापुर एटॉमिक पावर प्लांट। अब ये सिचुएटेड कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ है, ये आपको पता होनी चाहिए। जितने भी एटॉमिक पावर प्लांट हैं इंडिया में, उन सबकी लोकेशन पता होनी चाहिए, और जो न्यूज़ में आए उनकी तो स्पेशली। तो इट इज सिचुएटेड इन गुजरात। ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों आया है, हुआ क्या है रिसेंटली, इस एटॉमिक पावर प्लांट की एक यूनिट है जो कि इसकी थर्ड यूनिट है, उसने फर्स्ट क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है। अब फर्स्ट क्रिटिकलिटी होती क्या है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं, आपने पढ़ा होगा दो प्रकार की न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं, एक फिजन होता है और एक फ्यूजन होता है। फ्यूजन में दो स्मॉलर न्यूक्लियाई को ऐड करके एक बड़ी न्यूक्लियाई बनाई जाती है, और फिजन में एक बड़ी एटॉमिक न्यूक्लियाई को डिवाइड किया जाता है दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में। इस डिवीजन के कारण बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी को फिर अलग अलग पर्पज से यूज़ किया जाता है। इंडिया का जो टारगेट है इसको बनाने का, उसके पीछे मकसद यही है कि हम जो अपनी एनर्जी की डेफिशिएंसी है उसे पूरा कर सकें। तो रिसेंटली इस काकरापुर एटॉमिक पावर प्लांट ने अपनी फर्स्ट क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है वहाँ पे, यानी कि एटॉमिक रिएक्शन की शुरुआत हो चुकी है। वहाँ पे हमने कंट्रोल्ड मैनर में इस एक बड़ी न्यूक्लियाई से दो स्मॉलर न्यूक्लियाई को बनाने की शुरुआत कर दी है, यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन चालू हो चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया का गोल है, टारगेट है, उसे अचीव करने के लिए इसके कुछ की फीचर्स हैं, हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो उसका जो सबसे बड़ा फीचर है, इट इज़, जो आपको याद रखना है कि ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड वेरिएंट है। किसका? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का। ठीक है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, यानी कि हमने खुद ने बनाया, हमने कहीं इसको बाहर से नहीं लिया है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इस वर्ड पे आपको फोकस करना है। अब ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। दोस्तों, ये जो है हमारा साइंस टेक का पार्ट है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, और यहाँ पे हम सिर्फ इसका करंट एस्पेक्ट को ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन को शुरुआत करने के लिए हमें उसको इनिशिएट करना पड़ता है, और उसको इनिशिएट करना इतना ईजी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, उसका यूज़ किया जाता है यूरेनियम 235 का। 235 का यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर फिजन के लिए, यानी कि इस बड़ी न्यूक्लियाई को दो पार्ट में तोड़ा जाता है। ठीक है, इसको दो पार्ट में तोड़ने के लिए हमें कुछ रिएक्टर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, रिएक्टर्स क्या करते हैं, इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और इसको कंट्रोल करके रखते हैं, यानी कि इसको बेकाबू नहीं होने देते हैं। आपको पता है कि अगर ये बेकाबू हो गया तो ये कितना डेंजरस हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करके रखते हैं न्यूक्लियर, और ये रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ती है, इसमें हाई एनर्जी निकलती है, जो कि हमें चाहिए भी, लेकिन इस हाई एनर्जी के कारण हीट बढ़ जाती है। जो हीट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस हीट को कंट्रोल करने के लिए हमें कूलेंट का यूज़ करना पड़ता है। आप सभी इस टर्म से फेमिलियर होंगे, कूलेंट। हम अपनी गाड़ियों में भी कूलेंट का यूज़ करते हैं, जब वो गर्म हो जाती है तो कुछ ना कुछ कूलेंट का यूज़ किया जाता है। अब वो कूलेंट क्या होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज़ होते हैं, हम यूज़ करते हैं हैवी वाटर का। ये हैवी वाटर क्या होता है, देखिए हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। ठीक है, इसे प्रेशराइज्ड वाटर भी कहते हैं, यानी कि हैवी वाटर को एक बहुत ही प्रेशराइज्ड करके, बहुत हाई प्रेशर लगा के इसको एज अ कूलेंट यूज़ किया जाता है। इससे होता क्या है कि ये हीट को एब्जॉर्ब कर पाता है विदाउट बॉइलिंग, मतलब कि इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसी कारण एक एज अ कूलेंट काम करता है, इसलिए इसे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा साइंस और टेक का पार्ट है, वहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसके ऊपर पूरी सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगा। रिएक्टर काफ़ी प्रकार के होते हैं, ब्रीडर रिएक्टर होता है, थर्मल रिएक्टर होता है, फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर्स होते हैं। तो उसी में का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, ये इनिशियली स्टेज पे इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा
न्यूक्लियर रिएक्शन से डिस्कशन, चलते हैं आगे। तो अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से ये रिलेटेड क्यों है? आपको सभी को पता है कि असम में जो है इस समय बहुत गंदी बाढ़ आई हुई है, वहाँ पे जान माल का भारी नुकसान हुआ है। तो उसी के कारण जो यहाँ की रिवर्स हैं वो न्यूज़ में आ गई हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए, आपकी ज्योग्राफी से भी ये रिलेटेड, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। तो हम असम से रिलेटेड जो रिवर सिस्टम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम है असम का, इट इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम सभी इसके बारे में पढ़ते हैं और एक ये बेसिक स्टडी इसकी होना ज़रूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की क्या है? गंगा। और लार्जेस्ट रिवर का मतलब बाय वॉल्यूम, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वाटर जो इंडिया में ड्रेन होता है वो ब्रह्मपुत्रा में होता है। काफ़ी ज़्यादा इसकी जो वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा होता है वाटर का, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है और 5th लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, ठीक है। वैसे ही आपको सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिवर वर्ल्ड की भी याद होनी चाहिए, जो कि है अमेजन रिवर, ठीक है। और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड की है जो कि है नाइल रिवर, है ना, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अब ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, इसका ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ है? ये ओरिजिनेट होती है चेमायुंगदुंग ग्लेशियर, जो कि मानसरोवर लेक के पास में है, ठीक है। चेमायुंगदुंग ग्लेशियर मानसरोवर लेक के पास है, यहाँ से इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है। और कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है, कुछ रिसर्चर्स ने बताया है कि ये इस ग्लेशियर से नहीं, बाकी अंशी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। आंशिक ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। अब देखते हैं अगर आगे चल के कुछ ऑफिशियल हो जाए, लेकिन अभी तो हमें चेमायुंगदुंग ग्लेशियर ही याद रखना है। आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए आंशिक ग्लेशियर के बारे में, ये दोनों ही पास पास में है। यहाँ पे आंशिक ग्लेशियर है और यहाँ पे इसी के बाजू में चेमायुंगदुंग ग्लेशियर है। कुछ लोगों का मानना है ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है, कुछ लोग बोलते हैं ये आंशिक ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, लेकिन ऑफिशियल नहीं है आंशिक ग्लेशियर की इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको ओरिजिनेशन पॉइंट जो है चेमायुंगदुंग ग्लेशियर ही माना गया है। अब इसका कोर्स हम डिस्कस करते हैं। इसका कोर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपना कोर्स चेंज करती रहती है और ये 3 कंट्रीज में फ्लो होती है और अपना कोर्स चेंज करती है, अलग अलग रिवर्स से जाके मिलती है। तो इसका जो कोर्स हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम इसका ओरिजिनेशन पॉइंट से ही डिस्कस करते हैं। देखिए, जब ये ओरिजिनेट होती है तो ये चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और वहाँ पर इसका नाम होता है शांगपो रिवर। इसको ओरिजिनेशन के टाइम पे इसको ब्रह्मपुत्रा नहीं कहा जाता है, इसे शांगपो कहा जाता है। फिर क्या होता है, ये आगे चलती है और ये चाइना में एंटर करती है। तिब्बत से ओरिजिनेट हुई, चाइना के जब जैसे ही चाइना में आती है तो इसको यारलुंग जांगवो रिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यारलुंग जांगवो, ठीक है। फिर ये वहाँ से आगे बढ़ती है और ये इंडिया में एंटर करती है इस पॉइंट से जहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश स्टेट आता है। तो याद रखना है आपको, एग्जाम में ये स्टेटमेंट के रूप में बोल देगा कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, तो आपका वो वाला स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है, वहां पर इसका नाम होता है शियांग। जब ये अपर अरुणाचल प्रदेश में होती है तो इसको सियांग कहा जाता है, जब ये लोअर अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है तो इसको दिहांग कहा जाता है। अभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं हुआ है दोस्तों, याद रखना है आपको, अभी इसको ब्रह्मपुत्र हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। फिर ये वहां से आगे बढ़ती है और ये असम में एंटर करती है। तो जैसे ये असम में एंटर करती है, असम में इससे 2 रिवर आके मिलती हैं। उन 2 रिवर का क्या नाम है? एक को कहा जाता है दिबांग और दूसरी है लोहित। ये दोनों रिवर असम में आके इससे मिलती हैं। सादिया एक प्लेस है, वहां पर इससे आके मिलती हैं और उसके बाद जैसे ही असम में एंटर होती है और ये 2 रिवर इससे आके मिलती हैं, इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका ब्रह्मपुत्र नाम कहां पर आया? अरुणाचल प्रदेश में नहीं, असम में। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। अब ये फिर वहां से आगे जाती है, वहां से आगे बढ़ती है और उससे तीस्ता आके मिलती है। कहां पर? पूरे असम में ये फ्लो होती है एज अ ब्रह्मपुत्र। जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर करती है, इससे एक रिवर आके मिलती है तीस्ता, जो कि अब तीस्ता के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। तो जैसे ही तीस्ता इससे आके मिलती है बांग्लादेश में, इसका नाम पड़ जाता है जमुना, इसे हम जमुना कहने लगते हैं, ठीक है। फिर ये वहां से आगे बढ़ती है और ये जब वहां से आगे बढ़ती है तो ये 2
डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है, दो अलग अलग इसके पार्ट हो जाते हैं। ये देखिए कैसे हो गए, इसके दो पार्ट हो गए, हम इसके दो पार्ट देख पा रहे हैं। ये यहाँ से एक इसकी जो ट्रिब्यूटरी आगे चली गई और एक दूसरी इस तरह से अलग हो गई। तो जहाँ से ये अलग हुई वहाँ से इसे एक इम्पॉर्टेंट रिवर जिसे हम कहते हैं पद्मा, पद्मा कौन सी रिवर है, ये एक्चुअली गंगा ही है, लेकिन बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। तो इससे पद्मा आके मिलती है इस पॉइंट पर और यहाँ से ये पद्मा के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक है, फिर क्या होता है, जो इसकी एक और ट्रिब्यूटरी थी, इसको हम 1 और 2 नाम दे देते हैं, 1 और 2। तो 2 जो थी वो पद्मा से जाके मिल गई और ये फिर उस पद्मा के नाम से आगे बढ़ने लगी। और जो उसकी पहली डिस्ट्रीब्यूटरी थी वो जाके मिलती है मेघना से। मेघना एक रिवर है, मेघना से जाके मिलती है और ये फिर दोनों मेघना के नाम से आगे बढ़ती हैं। फिर क्या होता है, पद्मा और मेघना मिलती हैं और आगे जाके ये मेघना के नाम से ही बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर मेघना के नाम से ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। तो आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि ब्रह्मपुत्रा किस नाम से बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये मेघना के नाम से जाकर गिरती है, जिसका लास्ट नेम होता है वो होता है इसका मेघना। ठीक है, अब देखें मैंने यहाँ पे आपके लिए लिस्ट दे दी है ब्रह्मपुत्रा की, अलग अलग आप देख लीजिएगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब इसकी हम कुछ ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस कर लेते हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी वो है, हम लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड किया जाता है। देखो आपको पता होना चाहिए लेफ्ट बैंक और राइट बैंक क्या होता है। अगर ये रिवर ऐसे जा रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रही है, तो इसके जो राइट साइड से आने वाली रिवर है, यानी कि जो इस साइड से जुड़ेंगे उनको हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहेंगे, और जो उसके लेफ्ट साइड से जुड़ेंगी वो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। ठीक है, कोर्स ऑफ रिवर पे डिपेंड करता है, जिस डायरेक्शन में रिवर बह रही है उसके राइट और लेफ्ट में देखा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट से गई इस पॉइंट तक, तो जो इस साइड से आई राइट साइड से वो राइट बैंक, जो लेफ्ट से आई वो लेफ्ट बैंक। ठीक है, उम्मीद है आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर आपको कोई डाउट होगा तो इसकी जो इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है धानश्री। सबसे पहली रिवर है, उसको धानश्री कहा जाता है। ये ओरिजिनेट होती है लियांगशंग नागालैंड से। ठीक है, नागालैंड से ओरिजिनेट होती है और ब्रह्मपुत्रा में आके मिल जाती है असम में। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट रिवर है जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है लोहित। हमने लोहित के बारे में पढ़ा, लोहित जो है असम में ब्रह्मपुत्रा से आके मिलती है, उसी के बाद ही ब्रह्मपुत्रा का नाम जो है ब्रह्मपुत्रा पड़ता है, वरना इससे पहले इसका नाम दिहांग होता है। ठीक है, तो लोहित है, ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, और ये मिश्मी हिल्स, जो अरुणाचल प्रदेश की मिश्मी हिल्स हैं, मिश्मी हिल्स जो है वो हिमालय का पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है, वहां से फ्लो होती है लोहित रिवर। ठीक है, अगली जो इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो है इसकी दिबांग रिवर। हमने दिबांग रिवर के बारे में भी पढ़ा था। दिबांग रिवर जो कि इससे असम में आके मिलती है, फिर दिबांग, लोहित और दिहांग रिवर तीनों मिलके ब्रह्मपुत्रा बनाती हैं। तो दिबांग रिवर जो है ये मिश्मी हिल से निकलती है, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में, हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं। उनमें सबसे पहली ट्रिब्यूटरी जो है उसे हम कहते हैं शुभांश्री। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको गोल्ड रिवर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गोल्ड रिवर? क्योंकि इसमें कुछ गोल्ड डस्ट पाए गए हैं और जो काफ़ी पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर इसके गोल्ड डस्ट के लिए, शुभांश्री रिवर। ये ओरिजिनेट इसका पॉइंट जो है वो तिब्बत में है। अगली जो इंपॉर्टेंट रिवर है इट इज़ कमिंग रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, नॉर्थ ईस्टर्न रिवर के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर क्यों है मैं आपको अभी बताता हूँ। ये ओरिजिनेट होती है तवांग यानी कि हिमालयन स्टेट से, जो तवांग है, तवांग रीजन हिमालयाज में, वहां से। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपको याद रखना है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। क्यों काजीरंगा? क्यों? क्योंकि ये असम में है और ये पूरा ही पूरा फ्लड की चपेट में आ चुका है, मतलब कि ऑलमोस्ट ये सबमर्ज्ड हो गया है वाटर में। तो ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है और आपकी पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये इसी रिवर के किनारे है, कामांग रिवर। ठीक है ना, इसमें भी बाढ़ आई हुई है कामांग रिवर में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने कामांग रिवर के बारे में। अगली जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है उसे कहते हैं मानस रिवर। सभी ने शायद आपने से कई ने मानस रिवर के बारे में पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है। मानस रिवर की ये जो है भूटान और इंडिया के बीच में बाउंड्री का काम करती है, मतलब भूटान और इंडिया के बीच में बाउंड्री पे फ्लो होती है ये रिवर।
और जो मानस नेशनल पार्क है, इंडिया में नहीं, भूटान में जो रॉयल मानस नेशनल पार्क है वो इसी के किनारे बसा हुआ है। अगली जो इंपॉर्टेंट रिवर है इट इज़ तीस्ता। तीस्ता जो है वो कंचनजंगा, सिक्किम के जो हमारा नेशनल पार्क है कंचनजंगा, वहाँ से फ्लो होती है। और आपको पता बताया होगा मैंने आपको, जब बांग्लादेश में एंटर करती है ब्रह्मपुत्रा, तो वहाँ तीस्ता उससे जाके मर्ज होती है। ठीक है, इंडिया में नहीं होती है, बांग्लादेश में जाके मर्ज होती है। ठीक है, अगली जो इम्पॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है पागला दिया रिवर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है असम की। क्यों? क्योंकि ये अपना कोर्स चेंज कर लेती है। कोर्स चेंज करने का क्या मतलब हुआ? मतलब कि देखिए, मान लीजिए लास्ट ईयर ये रिवर कुछ इस प्रकार से बह रही थी। ठीक है, अब इस साल क्या होगा, ये रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेगी। जिस कोर्स में ये बह रही थी वहां नहीं, जैसे ही मानसून सीजन आएगा इसमें वाटर आएगा, ये अपना कोर्स कुछ इस प्रकार से कर लेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लड कॉज करेगी बहुत ज़्यादा। ठीक, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रिवर हो जाती है और एक प्रकार से डिस्ट्रक्शन का ही काम करती है। ठीक है, जो भी रिवर कोर्स चेंज करती है, आपने पढ़ा होगा कोसी रिवर के बारे में, बिहार में भी बाढ़ आई है कोसी रिवर, वो भी अपना सौर ऑफ बिहार कहा जाता है कोसी रिवर को, वो भी अपना जो कोर्स है वो इसी प्रकार से शिफ्ट करती रहती है। अब शिफ्ट करने से क्या होता है, जो सेडिमेंट्स इकट्ठा होते हैं, रिवर को निकलने की जगह नहीं मिल पाती है, चेंज करने के कारण पानी भराने लगता है और बाढ़ आ जाती है। इस प्रकार के इंसिडेंट होते हैं। तो हमने ये पढ़ा इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में। चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड, वो इसको आपको याद रखनी है कि इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी भी है। अब डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है बताइए आप, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। डिस्ट्रीब्यूटरी वो होती है कलोंग। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी रिवर बह रही है। ठीक है, ये रिवर आपकी जा रही है, बीच में से क्या होगा, यहाँ से इस रिवर ये ब्रेक हो जाएगी और यहाँ से एक इसकी अलग से रिवर बहने लगेगी, अलग डायरेक्शन में, इसके साथ नहीं, अलग से। तो ये जो रिवर इससे अलग हुई उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। अगर कोई रिवर इसमें आके मिले तो उसे कहा जाता है ट्रिब्यूटरी। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड, वो क्या है? उसे हम कहते हैं मजूली आइलैंड। ठीक है ना, आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता ही दूंगा क्या होता है मजूली आइलैंड। ये एक रिवराइन आइलैंड है और वर्ल्ड के सबसे बड़े रिवराइन यानी कि रिवर के द्वारा बनाए गए आइलैंड में से ये सबसे बड़े आइलैंड्स में से एक है मजूली आइलैंड। ठीक है, होता क्या है कि ब्रह्मपुत्र जब असम में फ्लो करती है तो कुछ एरिया में ऐसा होता है कि उसका जो ग्रेडियंट है, जो उसका स्लोप है, वो लो हो जाता है, यानी कि उसको उतनी ऊंचाई मिल नहीं पाती है। तो जैसे ही इसका ग्रेडियंट लो होता है, इसकी स्पीड जो है वो भी स्लो हो जाती है। तो इसकी स्पीड स्लो होने के कारण ये जो भी अपने सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आ रही थी, काफ़ी हिली एरियाज में से निकल के आती है, ये काफ़ी सारा पार्ट को इरोड भी करती है, तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके चलती है। तो क्या होता है, इसके जो सेडिमेंट्स होते हैं, जब इसकी स्पीड स्लो हो गई तो वो एक जगह पे इकट्ठे होने लगते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड नहीं मिल पाती कि सेडिमेंट्स को भी अपने साथ भाग के लेके जा सके, तो ये सेडिमेंट्स को वहीं छोड़ देती है। वो सेडिमेंट्स एक जगह इकट्ठे होते 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 एक आइलैंड का रूप ले लेता है, मतलब कि रिवर के बीच, ये रिवर फ्लो हो रही है उसके बीच में एक आइलैंड बन जाता है। तो एक बहुत पॉपुलर मजूली आइलैंड असम में बनता है, जो कि इस ब्रह्मपुत्र रिवर का के द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। उम्मीद है आपको आज का डिस्कशन पसंद आया होगा। सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा कि आज मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल नहीं करा पाया। कल से मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपको पीडीएफ के द्वारा ही पढ़ाऊँ, क्योंकि उसमें पढ़ने में मज़ा भी आता है। इसमें उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रहती है और उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, मुझे भी पढ़ाने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि मैंने जो अभी आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।